स्वागत है आप सभी का बायो विथ अजय सर। परीक्षा एक दृष्टि से बोर्ड एग्जाम एक नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ इस सेशन की शुरुआत की जाएगी और इस सेशन की शुरुआत इन प्यारी पंक्तियों के साथ करते हैं। वक्त किसी का रुख कैसे बदलता है, ये उस अखबार से सीखिए जो सुबह के समय कीमती होता है और शाम को रद्दी के भाव बिकता है। तो आइए चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम देखते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन की क्रिया किसे कहते हैं? युग्मक जनन, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, युग्मक जनन की क्रिया का आशय है नर तथा मादा में युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। किसी भी जीव की बात करें, यानी प्राणियों की बात करें, तो जो भी प्राणी लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं उनमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर मादा युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। चूंकि हम ये चैप्टर मानव जनन लेकर के आए हैं तो मानव जनन से संबंधित इसमें हम टॉपिक को ले रहे हैं। तो युग्मक जनन अगर हम मानव के केस में बात करें तो नर में युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे शुक्र जनन कहते हैं और मादा में युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे अंड जनन कहते हैं। अब आप शुक्र जनन की प्रक्रिया को देखिए, कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23, 24, और वही अंड जनन की बात की जाए तो 19 में, 20 में, 23 में, 25 में। यानी अगर आप इसके रिकॉर्ड को देखिए तो ये लगातार सतत एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इस साल भी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। और परीक्षा एक नज़र में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं जो सटीक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये उन बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे पीछे अभी कोई पढ़ाई नहीं किए थे किसी कारणवश, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों ने तैयारी की है उनकी तैयारी को और धार देने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले किसकी? शुक्र जनन की प्रक्रिया की। शुक्र जनन की प्रक्रिया क्या होती है? शुक्र जनन की प्रक्रिया की बात की जाए तो मानव नर की बात करें, यानी पुरुष में शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं शुक्र जनन। और इस प्रक्रिया की प्रारंभ होती है यौनारंभ से। कब प्रारंभ होती है? यौनारंभ से। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में कि शुक्र जनन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? यौनारंभ। शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान होता क्या है? जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था वृषण की संरचना, और वृषण की संरचना में शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पीछे आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो लिंक में जाकर के आप देखिएगा उसमें। तो होता क्या है देखिए, शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती है शुक्राणुजन कोशिकाएं। कौन सी कोशिका होती है? शुक्राणुजन कोशिकाएं। सबसे पहले शुक्राणुजन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, माइटोसिस। सबसे पहले क्या होती है? समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो संख्या बढ़ने के बाद क्या होता है? इनमें से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो वृद्धि करती हैं। उन कोशिकाओं को कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। यानी शुक्राणुजन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन से इन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाया और संख्या को बढ़ाने से कुछ कोशिकाएं विकसित होती हैं। उन कोशिकाओं को कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। अब ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं होती हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात में जो कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं को कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। क्या कहते हैं? द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, यानी मियोसिस द्वितीय की क्रिया होती है। इसके पश्चात क्या होगी? प्रत्येक कोशिका विभाजित होगी और 2-2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है।
तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो अर्धसूत्री विभाजन के पहले जो कोशिकाएं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। और जैसे ही यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई, यानी यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और किसमें, मियोसिस प्रथम के बाद ही जो कोशिका बनेगी उन कोशिकाओं में, अर्थात यहाँ जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब इसके बाद मियोसिस द्वितीय की क्रिया होती है। मियोसिस द्वितीय के बाद प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर, यानी प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं विभाजित होकर के शुक्राणु प्रसू या शुक्राणु पूर्व संरचना का निर्माण करती हैं। यानी शुक्राणु के बनने के पहले की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को कहते हैं शुक्राणु प्रसू, या इसी को कहते हैं शुक्राणु पूर्व कोशिका कहते हैं। अब चूंकि ये जो शुक्राणु प्रसू कोशिकाएं हैं या शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं होती हैं, ये अचल होती हैं। अचल का मतलब ये है कि ये गमन नहीं कर सकती हैं। और आपको पता है कि निषेचन की क्रिया में क्या होता है, शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में यानी उसके एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचना होता है। तो एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए इनमें गमन की क्रिया होनी चाहिए, यानी ये क्रियाशील होंगे। तो इसके लिए इनमें क्या होता है, परिवर्धन होता है। इसके लिए इनमें क्या होता है, परिवर्धन होता है, यानी ये जो कोशिकाएं हैं ये अचल से चल में परिवर्तित होती हैं। तो इनके परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। यानी शुक्राणु के बनने की जो प्रक्रिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में शुक्राणु प्रसू कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये कोशिकाएं जब परिवर्तित होंगी, यानी शुक्राणु प्रसू कोशिका जब परिवर्तित होगी तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया से क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। और ये शुक्राणु बनने के बाद सर्टोली कोशिका में जाकर के धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, वहां से अपना पोषण प्रदान करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंसेमिनेशन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये शुक्र जनक नलिका से बाहर आते हैं। तो एक बार इस शुक्र जनन की क्रिया को फिर से समझिए। शुक्र जनन की क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्रिया प्रारंभ होती है यौनारंभ से। यौनारंभ के समय जो शुक्राणु जन कोशिकाएं होती हैं समसूत्री विभाजन करेंगी, बार बार विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। वृद्धि करने के बाद ये कोशिकाएं बढ़ती हैं, परिवर्धित होती हैं, जिससे प्रारंभिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रारंभिक शुक्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की क्रिया होती है, जिससे द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, द्वितीय के बाद क्या होता है, प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर के दो दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे शुक्राणु प्रसू कोशिका या शुक्राणु पूर्व कोशिका कहते हैं। अब इन कोशिकाओं में क्या होगा, परिवर्धन होगा। तो परिवर्धन के बाद ये क्रियाशील शुक्राणु का निर्माण करते हैं। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु की संरचना का निर्माण होता है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस तरीके से शुक्राणु की संरचना बनेगी और ये शुक्राणु सर्टोली कोशिका में एम्बेडेड होती हैं, जहां से पोषण लेती हैं और इंसेमिनेशन के द्वारा बाहर आएंगी। अब इसके बाद आते हैं बेटा जी हम लोग अंड जनन की क्रिया। तो अंड जनन की क्रिया को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। सचित्र वर्णन करने के लिए आता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया और अंड जनन की क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अंड जनन की क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अंड जनन की क्रिया कहाँ होगी, मादा में। और मादा में कहाँ होगी, प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसे अंडाशय कहते हैं। तो अंडाशय में जो जनन एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में क्या होता है, अंडजननी कोशिकाएं। अंडजननी कोशिकाओं में क्या होता है, सबसे पहले समसूत्री विभाजन। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है। जैसे आपने देखा कि यहाँ शुक्र जनन की क्रिया कब शुरू हुई, यौनारंभ के समय। लेकिन हम अगर अंड जनन की क्रिया की बात करें
oogenesis की बात करें तो ये क्रिया यौनारंभ से प्रारंभ नहीं होती है। ये क्रिया जब कोई मादा अपने माँ के गर्भ में रहती है तो उसी समय से इस प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। यानी जैसे ही कोई महिला गर्भ धारण करती है और उसके गर्भ में पल रही जो भ्रूण है अगर वो फीमेल है और जैसे ही उसमें अंडाशय का निर्माण होता है, लगभग 7वें महीने की बात करें तो उनमें क्या होता है, अंडजनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो उसमें अंडजननी कोशिकाएं जो होती हैं इनमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और वृद्धि के बाद क्या होता है, ये प्राथमिक अंडक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं जन्म तक इसी अवस्था में रुकी होंगी और इनकी संख्या मिलियंस में होती है। यानी ये जब भ्रूणीय प्रवस्था में इस प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो भ्रूणीय प्रवस्था के दौरान मिलियंस में इन कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जन्म के बाद क्या होता है, जन्म से लेकर के यौनारंभ तक ये कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। और जैसे ही यौनारंभ की क्रिया प्रारंभ होती है और ये आकर के अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रवस्था, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज यानी पूर्वावस्था, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की डिप्लोटीन प्रवस्था में आकर के रुकी होती है। और जब यौनारंभ की क्रिया शुरू होती है, यौनारंभ होता है तो यौनारंभ के बाद अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की क्रिया आगे बढ़ती है और अंडोत्सर्ग से पहले पूरी होती है। तो जब म्योसिस प्रथम यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया पूरी हो जाती है तो इससे दो अवृत कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है जिसे प्रथम ध्रुवीय पिंड कहते हैं और दूसरी एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है जिसे द्वितीयक अंडक कहते हैं। यानी अंडोत्सर्ग के बाद क्या होगा, इन क्रिया का निर्माण होता है कोशिका का जिसे द्वितीयक अंडक कहते हैं। अब द्वितीयक अंडक जो होता है इसमें क्या होगा, मियोसिस द्वितीय की क्रिया और मियोसिस द्वितीय की क्रिया के बाद क्या होगा, यहाँ पे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी कोशिका जिसे द्वितीय ध्रुवीय पिंड कहते हैं और एक बड़ी कोशिका जिसे अंडाणु कहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो द्वितीयक अंड कोशिका है अंडोत्सर्ग के बाद ये पहुंचेगी कहाँ पर, अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में जब ये द्वितीयक अंड कोशिका शुक्राणु के संपर्क में आएगी तो शुक्राणु के संपर्क में आने के बाद तब इसमें क्या होगा, मियोसिस द्वितीय यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की क्रिया प्रारंभ होती है। उसके बाद तब जाकर के द्वितीयक ध्रुवीय पिंड और अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक युग्मक जनन और युग्मक जनन में शुक्र जनन और अंड जनन के विषय में हम लोगों ने देखा और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस जो भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी समस्या को कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें।